हेलो ब्रदर एंड सिस्टर। स्वागत है आपका किशन सर के केमिस्ट्री क्लास में। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। जो हमारा लेक्चर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। ये हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले के 3 लेक्चर हमने पहले ही प्लेलिस्ट में अपलोड कर लिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोगों की जो अगले रोग हैं उनके बारे में। अगला रोग है हमारा एड्स, AIDS, एड्स। ठीक है, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको फुल फॉर्म इसकी एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हिंदी में बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम। यहाँ पर इस रोग का मतलब प्रतिरक्षा से होता है, यानी ये रोग जिस व्यक्ति में हो जाता है उसकी प्रतिरक्षा सिस्टम को, यानी जो शरीर से लोगों से शरीर से मतलब शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको ये खत्म कर देता है। इसलिए इसको उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम बोला जाता है। अब इस रोग के बारे में हम और कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यह रोग HIV वायरस द्वारा होता है। HIV वायरस क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV की फुल फॉर्म ये है। इस विषाणु को ह्यूमन टी ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। इस विषाणु को ह्यूमन टी ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इस विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक सूत्रीय RNA है। सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है इसका अनुवांशिक पदार्थ। इस ये जो वायरस है, अब ये होता क्या है, ये वायरस मनुष्य में जैसे प्रवेश करता है तो वहां पर ये जो RNA होता है इसका अनुवांशिक पदार्थ, ये अपने RNA से अनुवांशिक पदार्थ को DNA में चेंज कर देता है। यानी RNA से बना लेता है DNA, और DNA बनाने के बाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से समायोजित हो जाता है मनुष्य के DNA में, जिसके कारण कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन इसको खोजकर मार नहीं पाती है। अर्थात ये बहुत घातक सिद्ध हो जाता है क्योंकि अपने आप का रूपांतरण कर लेता है RNA से DNA में। RNA से अपने अनुवांशिक पदार्थ को DNA बना देता है। इसलिए मनुष्य के लिए बहुत घातक रोग है, और DNA में रहकर धीरे 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 उसकी प्रतिरक्षा को, यानी शरीर की जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, उसको खत्म कर देगा उस क्षमता को, और रोग धीरे धीरे उसके शरीर में बढ़ने लगेंगे और वो व्यक्ति बीमार होने लगेगा बहुत तेजी के साथ। इसके विषाणु अनुवांशिक पदार्थ एक सूत्री होता है। भारत में प्रथम मरीज जो देखा गया था एड्स का वो 1986 में चेन्नई में देखा गया था। भारत में प्रथम मरीज चेन्नई में देखा गया था 1986 में। ये कोई वेश्या थी, वेश्या के रूप में देखा गया था। एड्स की पहचान के लिए मुख्य रूप से एलिसा टेस्ट होता है। अगर हमें एड्स किसी व्यक्ति को है या नहीं है उसका परीक्षण कराना है तो एलिसा नामक टेस्ट होता है, और एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोरोवेंट। एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोरोवेंट एसे, इसकी एक पूरी किट होती है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोरोवेंट एसे के नाम से, और इसको मिलाकर शॉर्ट में कह देते हैं एलिसा। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं कि एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एलिसा नामक परीक्षण होता है। अब ये एलिसा परीक्षण जो बहुत महंगा बैठता है, तो कुछ हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने इसके परीक्षण के लिए कुछ सस्ते किट भी बनाए हैं। जैसे इसके टेस्ट के लिए कुछ अन्य किट जैसे HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड W बनाए हैं कुछ वैज्ञानिकों ने, तो यानी कुछ अन्य किट भी इसकी लॉन्च हुई है HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड के नाम से। अब इस रोग से सबसे ज्यादा आता है इस रोग के फैलने के कारण। ये रोग फैलता ही क्यों है, क्यों फैलता है, किसके कारण फैलता है, इसकी संचरण की विधि क्या है, ये कैसे स्थानांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो सबसे ज्यादा जो कारण है लैंगिक संपर्क से या यौन संबंध से फैल जाता है। जो व्यक्ति कपल होते हैं, दंपति होते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों से ये लैंगिक संपर्क रखते हैं तो उनसे एक दूसरे में फैल जाता है। समलैंगिकी व्यक्तियों के बीच गुदा मैथुन की क्रिया से, यदि कोई समलैंगिक है जिनके लिंग समान है और वो गुदा मैथुन करते हैं तो गुदा मैथुन से बहुत तेजी से ये फैलता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने वाले संक्रमित रेजर से, यदि जो दाढ़ी बनाई जाती है कोई भी जो नाई होते हैं उनकी दुकान पर जाके, और वो एक ब्लेड को यूज करता है कई व्यक्तियों की दाढ़ी बनाने में, तो वहां से भी अगर वो संक्रमित हो चुका है रेजर तो वहां से भी वो ये फैल सकता है। संक्रमित सुई से फैल सकता है। जब हम डॉक्टर के पास अस्पताल में जाते हैं, यदि कोई डॉक्टर
एक सुई से कई लोगों को इंजेक्शन देता है, तो हो सकता है कि कोई भी एड्स वाले व्यक्ति को उसने इंजेक्शन दिया हो, तो वो अगले में संचरण हो सकता है। इसलिए आज डॉक्टर किसी भी सुई को एक ही बार प्रयोग करते हैं इस रोग से बचने के लिए। संक्रमित रुधिर से कभी-कभी क्या होता है, जब किसी भी पेशेंट को रुधिर चढ़ाया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो बिना जाँच करे रुधिर नहीं चढ़ाना चाहिए। हो सकता है जिस व्यक्ति का रुधिर ले रहे हैं हम, ब्लड ले रहे हैं, वो संक्रमित हो पहले से किसी न किसी बीमारी से, तो एड्स भी इससे फैल सकता है। संक्रमित माता से उनके बच्चों में फैल देता है। अगर कोई एड्स से ग्रसित महिला है और वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उससे अपने उसके बच्चे में फैल सकता है। दूसरा, स्तनपान से भी फैल सकता है। यदि वो महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दुग्ध दुग्ध पिलाती है, दूध पिलाती है, तो उसको उससे भी उस बच्चे में फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के ऊतक या अंग प्रतिस्थापन से कभी-कभी कोई भी हम अंग का ट्रांसप्लांट कराते हैं, प्रतिस्थापन कराते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए, अगर सपोज किसी की किडनी फेल है और किडनी हम दूसरे व्यक्ति की लगाते हैं, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, या फिर कई अंग कराए जाते हैं ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो अगर वो रोगी है पहले से ही, तो अगर रोगी व्यक्ति का अंग ट्रांसप्लांट करा दिया दूसरे व्यक्ति में, तो वो रोगी जिसमें ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी रोगी हो जाएगा। नाक कान छेदने वाली संक्रमित सुई से गांव में महिलाओं के गांव में क्या अधिकतर भारत के कल्चर में महिलाओं के नाक कान छेदे जाते हैं, और नाक कान छेदने वाला जो व्यक्ति आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे ही आते होते हैं, और वो एक ही सुई से कई महिलाओं के नाक कान छेदते चले जाते हैं, जिससे ये रोग भी संचरण हो सकता है। तो गांव के लोग विशेषकर इस रोग से बच सकते हैं इस संचरण की विधि से। और ये हा, हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत इससे आता है एड्स के बारे में, क्योंकि ये आज से 20-25 साल पहले बहुत तेजी के साथ फैला था। इसके बारे में अभी कुछ बातें और मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, आप इनको नोट्स कर लीजिए अपनी कॉपी में, समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, समझ में नहीं आया हो मगर आपको हर चीज याद ही करनी है। इसका वायरस होता है HIV वायरस, और इसको ह्यूमन टी ल्यूकेमिया मिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है एक सूत्रीय RNA है। इस और 1986 में इसका पहला मरीज हुआ, और एलिसा टेस्ट इसका होता है। कुछ टेस्ट HIV और HIV सेकंड भी होते हैं, और संचरण की विधि तो ये मैंने आपको बताई है डिटेल से। अब इतने आप नोट्स करिए, मैं इतने और जानकारी आपको यहाँ पर इसकी देता हूँ, पॉइंट्स लिखता हूँ। अब हम पढ़ेंगे एड्स से बचने के उपाय, या एड्स के रोकथाम एवं उपाय। एड्स से हम कैसे कैसे बच सकते हैं। पहली नंबर एक है सामूहिक शिक्षा प्रदान करके, यानी हमें सामूहिक शिक्षा प्रदान करानी चाहिए किसी कार्यक्रम के माध्यम से, या फिर स्कूलों में या और कॉलेजों में हमें एड्स की शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। दूसरा, सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए यौन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें एड्स से बचना है तो हमारे जो मार्केट में यौन उपकरण चल रहे हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। शहरों में ऐसे ज़्यादा देखा जाता है, आप लोग एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध रखते हैं, तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। एक सिरिंज का प्रयोग एक बार करना चाहिए। तो डॉक्टर एक सिरिंज का प्रयोग एक ही बार उन्हें करना चाहिए। अगर वह एक सुई को कई बार प्रयोग लेते हैं तो इससे भी रोग फैलने के चांस रहते हैं। शल्य चिकित्सकों तथा दंत चिकित्सकों के को अपने उपकरण जो है वो निजर्मीकृत कर लेने चाहिए प्रयोग करने के बाद और प्रयोग करने से पहले। उन्हें एक बार अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, जो भी हमारे अ, उपकरण होते हैं शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन में करने के लिए। अगला है निम्नलिखित परीक्षण अवश्य कराने चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं अपने शरीर से संबंधित, जैसे हमें किसी को रक्त देना है या उससे रक्त लेना है, तो रुधिर दाता के रक्त का परीक्षण जरूर कराना चाहिए। दूसरा, अंगदाता के रक्त का परीक्षण, किसी को हमें किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, या लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, या फिर आंख करानी है, आंख बनवानी है, आंख देनी है, कॉर्निया देना है आंख का हिस्सा, तो हमें उसका अंगदाता का जो है रक्त उसका जरूर टेस्ट कराना चाहिए। गर्भवती माता के रक्त का भी परीक्षण हमें कराना चाहिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका भी एड्स का परीक्षण होना चाहिए। वीर्यदाता के रक्त का परीक्षण भी कराना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्त्री को जब बच्चे नहीं होते हैं,
पुरुष में वीर्य क्षमता ज़्यादा नहीं होती तो सीमन लिया जाता है। तो जिस व्यक्ति का सीमन लिया जाता है हम उसके रक्त का भी हमें परीक्षण कराना चाहिए ऐसी स्थिति में, अगर हमें एड्स से बचना है। तो ये है एड्स के रोकथाम एवं उपाय। अब हम पढ़ेंगे एड्स के विषाणु की संरचना। एड्स के विषाणु की संरचना क्या है? यहाँ पर हमने विषाणु की संरचना बना रखी है और इस संरचना के एक एक जो भी इसके अंग हैं उसको हम, इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से बताते चलेंगे, समझाते जाएंगे आप। सबसे पहले पॉइंट है एचआईवी की जो संरचना का पता लगाया था वो रॉबर्ट गैलो नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। सबसे पहले जो एचआईवी की संरचना, जो वायरस है उसकी संरचना जो पता लगाया था वो रॉबर्ट गैलो ने लगाया था। इस एचआईवी का जो विषाणु है इसका व्यास 0.1 mm होता है, मिलीमीटर 0.1 mm होता है। इसका आनुवांशिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए होता है। इसके ये एक रेट्रोवायरस है और इसके अंदर ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए है। ठीक है, आरएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर। इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, वैसे तो 3 होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, मगर खासकर इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। यहाँ पर अभी ये लिख रखा है, इसके अंदर समझाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है वो भी बताएंगे। इसके 3 मुख्यतः भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसको जो हमने इस संरचना को जो बनाया है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है केंद्रीय भाग, सेंटर कोर इसे कहते हैं। ये वाला भाग, बीच का भाग जो है ये इसका भाग सेंटर कोर कहलाता है, केंद्रीय भाग। इस केंद्रीय भाग में क्या होता है? इस भाग में एक सूत्री आरएनए होते हैं। देखो ये 2 आरएनए के सूत्र बने हुए हैं, ये आरएनए होते हैं एक सूत्री। ये देखो आरएनए तंतु, ठीक है, तंतु मतलब सूत्र होता है। तो आरएनए है, एक सूत्री आरएनए होते हैं इनमें। अब होता क्या है, तथा 3 एंजाइम और 3 और एंजाइम होते हैं। एक तो होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। देखो ये लिख रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। और उसके बाद एंटीग्रेज एंजाइम भी होते हैं। इंटीग्रेज, ये जो एंजाइम है ये वाला, ये जो एंजाइम है इसको आप बोलेंगे इंटीग्रेज एंजाइम भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम होता है किसमें, इंटीग्रेज। और एक एंजाइम होता है प्रोटीएज। और ये जो एंजाइम है ये वाले इनको आप प्रोटीएज एंजाइम बोलेंगे, प्रोटीएज। ठीक है, तो इस संरचना में आंतरिक संरचना में 3 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और इंटीग्रेज के बाद हो गया इसमें एक हो गया प्रोटीएज। ठीक है, इंटीग्रेज और एक हो गया प्रोटीएज। फिर एक संरचना आती है कैप्सिड। इसमें जो कैप्सिड है, कैप्सिड का काम क्या होता है? ये केंद्रीय भाग के चारों ओर से बना प्रोटीन से बना आवरण होता है, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला भाग ये कैप्सिड कहलाता है। और जो न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाता है, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाएगा। न्यूक्लियो कैप्सिड ये इस तरीके से बना हुआ होता है और ये बाहरी लिपिड कवच कहलाएगा या कैप्सिड कहलाएगा। ठीक है, कैप्सिड। अब हमारा यहाँ पे लिख भी रखा है बाहरी कवच, और यहाँ पे ये हो गया हमारा आंतरिक कैप्सिड। और किसका बना होता है यहाँ पर? ये बना होता है किसका? ये प्रोटीन का बना होता है, आंतरिक कवच कैप्सिड भी कहलाता है। फिर आता है एक लाइकोप्रोटीन खोल। तीसरा भाग जो है लाइकोप्रोटीन खोल। ये सबसे बड़ा मैंने जो काला काला भाग बनाया है ये लाइकोप्रोटीन खोल है, ये जो काला काला भाग बनाया है। अब इसमें होता क्या है, ये द्विस्तरीय होता है, इसकी 2 परत होती हैं, फास्फोलिपिड से बना होता है। ये फास्फोलिपिड से बना होता है। उसके बाद इस पर लाइपो प्रोटीन की बनी घुंडियां निकली होती हैं। ये 70 से 72 घुंडियां निकली होती हैं इस पे, ये इस तरीके से ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की घुंडियां बनी होती हैं और यह विषाणु पोषक कोशिकाओं से जोड़ने का काम करती हैं। जब ये वायरस किसी भी कोशिका के संपर्क में आता है तो उसकी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर जाके ये अटैक करता है। T4 यहाँ पर ये याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है कि एचआईवी विषाणु कौन सी कोशिकाओं पे अटैक करता है, तो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पे अटैक करता है। और ये जो इनकी जो घुंडियां हैं ये उस पर चिपकने के लिए सहायक होती हैं, जो भी कोशिकाओं पे अटैक करेगा। अब बात आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या है। यहाँ पर ये एंजाइम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कार्य क्या है, तो इस एंजाइम का कार्य ये है कि जब ये विषाणु किसी भी कोशिका के संपर्क में आता है तो कोशिकाओं में होता है डीएनए, और ये इस एंजाइम की सहायता से अपने आरएनए को
अपने आरएनए को चेंज कर लेता है, अपने आरएनए को चेंज कर लेता है डीएनए में, अपने आरएनए को चेंज कर लेता है डीएनए में, और इसका फिर पूरी तरीके से समायोजित हो जाता है कोशिका में, जिसके लिए हम इसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि आपने ये अनुवांशिक पदार्थ को डीएनए में जाके चेंज कर लेता है किसी भी कोशिका के अंदर, और जिसकी सहायता करता है ये एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये है किसकी संरचना, ये है एड्स के विषाणु की संरचना। बोर्ड एग्जाम में बहुत आने के चांस रहते हैं इसके, आपको इसको ध्यान से बनाना है। इसमें फिर पुनः समझ लो, एक तो इसका आंतरिक आवरण होता है जो इसका सेंट्रल कोर कहलाता है, इसमें एक सूत्री आरएनए होता है और 3 एंजाइम होते हैं, ये वाले भाग। फिर एक इसके बाहरी आवरण होता है, दूसरा भाग जिसे हम, जो हमारा बना होता है आंतरिक कैप्सिड, हम इसे कह सकते हैं, आंतरिक कैप्सिड कह सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है ये। फिर एक बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण, ये द्विस्तरीय होता है, लाइपोप्रोटीन से बना होता है, और इन पे घुंडियां निकली होती हैं, 70 से 72 घुंडियां हैं, जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन घुंडियां कहलाती हैं, ठीक है, और ये किसी भी पोषक से जुड़ने का कार्य करती हैं। एक नोट में यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट में, HIV विषाणु, HIV किसी कोशिका की T4 लिम्फोसाइट पर जाकर जुड़ता है। T4 कोशिका जो होती है वहां पे जाके जुड़ता है HIV विषाणु। ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी कोशिकाओं पे जाके, कोशिका के कौन से भाग से जाके जुड़ता है, तो T4 लिम्फोसाइट से जाके जुड़ जाता है और अपने आरएनए को बदल लेता है डीएनए में। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। फिर इसको हम पहचान नहीं पाते, और ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी जिसमें भी एड्स का वायरस जाता है उसको, प्रतिरक्षा तंत्र को धीरे धीरे नष्ट कर लेता है, और फिर रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है व्यक्ति में, और वो कई बीमारियों के चपेट में आ जाता है, और कई लक्षण इसके देखे गए हैं। बाकी हमने इसके बारे में पूरा अध्ययन यहाँ पे करा चुके हैं। तो ये थे हमारे वायरस से होने वाले रोग, और उसके लक्षण, और उसकी रोकथाम, कौन कौन से परीक्षण होते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, उसके लक्षण और रोकथाम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।